एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एम विशाल कुमार सेन। खेमा गली के नुक्कड़ पर बीना नाम की एक चालू और अस्थायी होटल। टूटी सी टेबल पर चाय बनाने के लिए भट्टी के साथ लगा लाल पंखा। पास की दीवार से सटे एक टेबल पर 8-10 लीटर दूध से भरा एल्युमिनियम का भगोना और चाय शक्कर के डिब्बे, एक छिंका जिसमें 8-10 गिलास रखे हैं। इस मुक्ताकाशी होटल का मालिक कसारा अपने काम को हल्का करने के लिए पास के किसी गांव से एक बालक को ले आया। कुछ तुतलाते बोलते इस बालक का नाम था खेमा। यह लगभग 8-9 वर्ष का दिखाई पड़ता था। उसका रंग गेहुआ था, कद लगभग 3.5 फुट, खाकी निक्कर के साथ पैबंद लगी कमीज पहने था। दूध के दांत अभी पूरे गिरे नहीं थे और चढ़ने लगा खेमा रोजगार की पहली पायदान पर। सुबह की ग्राहकी के समय कसारा चाय बनाता और खेमा गिलासों को ग्राहकों को दे आता। फिर अपनी नन्ही अंगुलियों के बीच 4-5 गिलासों को उठाकर टंकी पर धोने ले आता। खेमा गिलासों में पानी डालकर उलट देता और धुले गिलासों को टेबल पर रखे टीके में पंजों के बल खड़ा होकर जमा देता। यह कर्म उसकी नियति बन गया था। ए रे खेमा, ये डायरी ले जा और लिखवा ला। 3 साइकिल वाले के, 2 मास्टर साहब के, 5 सेठ जी के। कसारा ने खेमा को आदेशात्मक स्वर में कहा। हाँ काका, अभी लेकर आता हूँ। चाय के साथ खेमा डायरी लेकर चल पड़ा। 8-10 मिनट बाद घूमता खेमा डायरी लेकर आया। वह संभवतः समझने लगा था कि दुकान पर जाते ही हमें डांट सुनना पड़ेगा, कोटी सुनना पड़ेगा। और देर कहाँ रहा रे खेमा? कसारा ने खेमा को झिड़कते हुए पूछा। ओ माँ साहब दुकान पर नहीं थे। माँ साहब दुकान पर नहीं थे। खेमा सफेद झूठ बोल गया। कुछ समय बाद खेमा उठा और गिलास धोने लगा। जब होटल पर चाय पीने वाले इक्के दुक्के लोग रह गए तब खेमा ने अपने सेठ कसारा से कहा, मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका। अभी रख दूंगा चप्पलें सिर पर, चल अपना काम कर। बारह आया चप्पल पहनने वाला। निराश हो गया। अप्रैल का महीना था, धूप गहराने लगी थी। मैं निराश हो गया। अप्रैल का महीना था, धूप गहराने लगी थी। पैर नंगर खेमा इधर कोल्लू के बैल की तरह घूमता रहता। जूठे गिलास धोने जाता तो यह अपने पैर धोता। शायद जलते पैरों पर पानी गिरने से खेमा को क्षणिक तसल्ली मिलती थी। काम निपटाकर कसारा रोटी खाने बैठा। 2 रोटी प्याज और चटनी लेकर खाना खाने लगा। खेमा भी इसी टोह में था कि अब खाना मिल जाए। इस बीच 8-10 लोगों ने बेंच पर आ बैठे। कसारा हाथ धोकर चाय बनाने लगा। खेमा का उतरा चेहरा देखा नहीं जाता। खेमा ग्राहकों को चाय बना देता, पानी पिलाता, ग्राहकों के आदेश पर बीड़ी सिगरेट भी ले आता। रोजाना चाय पीने वाला ग्राहक खेमा को भद्दी गालियाँ देकर पुकारते हैं। खेमा डरा सहमा मुस्कुराता हुआ अपने काम में लगा रहता। हाँ, कनखियों से अपने नियमित ग्राहकों पर 1-2 बार नज़र जरूर डाल देता था, क्योंकि उनसे जान पहचान हो गई थी। रे खेमा कहकर रोटी की तरफ इशारा करके कसारा पास के बरामदे में दोपहर की झपकी लेने लगा। खेमा ने भी अपना पेट भरा। उसको भी थकान के मारे नींद आने लगी। कसारा के सोते भला खेमा कैसे आराम कर सकता था। गर्म हवा सहता। थकान का मारा खेमा बैठे बैठे झपकियाँ ले लेता। कभी सिर पास की दीवार से टकरा जाता। होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज़्यादा चाय बिकती थी। हर तरह के बीमार क्लिनिक में उपचार कराने आते, दवाई लेते, चाय पीते। न जाने कितनों की बीमारी के जीवाणु खेमा के शरीर को बांधेंगे। खेमा इन सब से बेखबर अपने काम में लगा रहता। खेमा को आए लगभग 2 महीने हो चुके थे। खेमा की सारी दुनिया कसारा के होटल में सिमट आई थी। ए रे खेमा, कसारा ने पंखा घुमाते हुए जोर से आवाज़ सुनाई। आ रहा हूँ। पास के जनरल स्टोर पर बैठा खेमा दौड़ कर आया। कहाँ मर गया था? ये बर्तन क्या तेरा बाप धोएगा? कसारा ने आंखें निकाली और कसारा के ताने सुनता खेमा बर्तन साफ करने जा बैठा। जो था होटल मालिक था, खेमा था जो 8-9 साल का बालक था जो उस होटल पर काम करता था। अरे खेमा, पहले यहाँ आके 4 चाय जनरल स्टोर पर दे आ।
कसारा ने नाटकीय क्रोध में कहा। जा रहा हूँ, खेमा ने शांत स्वर में कहा। शांत होते होते बर्तनों की सफाई नहीं हुई, इस कारण खेमा की पिटाई हो गई। खेमा बाल्टी लेकर हैंडपंप पर गया और जैसे जैसे पानी की बाल्टी ले, संभवतः कसारा का खौफ खेमा में उत्तेजना भर देता था। खौफ से बालक स्थिर होकर बैठा रहता, परंतु खेमा तो कसारा के खौफ के आगे मशीन की तरह दौड़ता रहता। रात होने से पहले खेमा ने सभी बर्तनों की सफाई कर दी। कसारा और खेमा ने खाना खाया। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। कसारा जाग रहा था, परंतु खेमा को सोते ही नींद आ गई। अगले दिन सुबह से खेमा अपने काम में लग गया। उसके लिए कुछ भी नया नहीं रहा। 2 दिन से मैं खेमा का जीवन कर्म देख रहा था। इस तरह शोषण न जाने कितने खेमा जैसे इस देश में हैं जो बचपन में ही अपनी कच्ची टहनी से स्थूल जड़ बन जाते हैं, न जाने क्यों। जानकारी करने पर मुझे पता चला कि खेमा के माता पिता के बच्चों के भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने 4 बेटों को इसी तरह से बेच दिया है। खेमा भाइयों में सबसे छोटा था। मैंने सोचा खेमा को कुछ समय अपने पास रखकर स्कूल में दाखिले दिलवा दूंगा। कसारा चाय पत्ती शक्कर लेने बाजार गया। मुझे रहा नहीं गया और मैंने खेमा को आवाज़ लगाई। खेमा टेबल पर गीला कपड़ा घुमाता छोड़ मेरे पास आ खड़ा हुआ। खेमा तुझे तेरे सेठ जी कितने रुपये देते हैं? मैंने उत्सुकता से पूछा। मैं नहीं जानता, बापू जानते हैं, खेमा ने हथेली घुमाते हुए स्पष्ट स्वर में कहा। तुम स्कूल नहीं जाते हो खेमा? मेरे प्रश्न ने खेमा को चौंका दिया। मेरी तो पढ़ने की इच्छा है, पर बापू स्कूल नहीं भेजते। कहते कहते खेमा मेरे सामने बैठ गया। तू मेरे सेठ के पास खुश है? तू तेरे सेठ के पास खुश है? मैंने पूछा। खेमा निरुत्तर रहा, कोई उत्तर नहीं दिया। मेरे साथ चलेगा? मैं दृढ़ता से कहा। मेरे साथ चलेगा? मैं दृढ़ता से क्या काम करना पड़ेगा? नन्ही जान ने मुझे निरुत्तर कर दिया। स्कूल जाना, पढ़ाई करना, मेरे साथ रहना, मैंने प्यार से कहा। उसके चेहरे से प्रसन्नता झलकने लगी। मैंने 2-3 दिन तक छानबीन करके खेमा के गांव का पता लगाया और उनके पिता से मिलने गांव पहुंचा। उसका पिता टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर खाट पर बैठा था। थका सा शरीर, उदास चेहरा मुझे देखकर उठा और हाथ जोड़कर भाई मिश्रित आश्चर्य से देखने लगा। आप? खेमा के पिता ने पूछा। मैं अध्यापक हूँ, खेमा को जानता हूँ, मैंने कहा। वो एक होटल पर है साहब, खेमा के पिता ने दीर्घ श्वास छोड़ते हुए कहा। मुझे मालूम है, मैं चाहता हूँ कि खेमा को पढ़ाऊँ, उससे अच्छा इंसान बनाऊँ, इसलिए खेमा को लेने आया हूँ, मैं सहजता से कहा। खेमा के पिता की आंखें भर आई। निश्चय ही उसके मन में अपने बच्चे के प्रति अनुराग उमड़ पड़ा था। ठीक है, पर कसारा को उसके रुपये लौटाने पड़ेंगे। खेमा का पिता बोला। मैं व्यवस्था कर दूंगा, मैंने सहजता से कहा। उसके चेहरे पर संतोष की लकीरें उभर आएगी। वह मेरे साथ चल पड़ा। खेमा के पिता ने उस होटल मालिक से अपने बच्चों को कुछ रुपये लेकर, यानी चंद रुपये लेकर उसको बेच दिया था और उसको जिंदगी होटल में ही सिमट गई थी। पढ़ना लिखना सब बंद था। वह एक गुलाम की तरह रहता था। खेमा। ठीक है, पर कसारा को उसके रुपये लौटाने पड़ेंगे, खेमा का पिता बोला। मैंने बोला उनसे कि मैं व्यवस्था कर दूंगा, मैं सहजता से कहा। उसके चेहरे पर संतोष की लकीरें उभर आई। वह मेरे साथ चल पड़ा। खेमा ग्राहकों को चाय के गिलास दे रहा था। खेमा के पिता ने कसारा से बात की। लगभग आधा घंटे बाद खेमा मेरे पास था। खेमा मेरे साथ चलने लगा। उसकी चाल बदल गई, जैसे पिंजरे से पक्षी मुक्त हुआ हो। घर जाकर मैंने स्नान किया और फिर खेमा को स्नान करने के लिए कहा। दोनों ने खाना खाया। खाना खाते समय मैं सोच रहा था, यदि खेमा पढ़ लिख कर कुछ बन गया तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी, परंतु खेमा जैसे अनेक बालक हैं और उनका क्या होगा। खैर, मैं कर ही क्या सकता हूँ। रात को मैंने सोने लगा तो खेमा मेरे पास आया और मेरे पैर दबाने लगा। मैं उठ बैठा और पूछा कि मेरे पैर क्यों दबा। पैर दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है,
मेरा पैर मत दबाओ, तुम अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। और यहाँ तुम्हें कुछ काम नहीं, अपने पढ़ाई लिखाई पर तुमको ध्यान देना है। खेमा को आदत लग गया था, क्योंकि होटल मालिक जो सेठ था उसका रोज पैर दबाता था, इसलिए खेमा को आदत लग गया था। तो पता चला कि खेमा रोज रात को 2 घंटे कसारा के पांव दबाता था। मेरी आंखें भर आई। मैंने प्यार से खेमा के सिर पर हाथ फेरा। मैंने उसे बिस्तर पर सो जाने के लिए कहा। कच्ची नींद में सोया। खेमा करीब 2 घंटे तक बात बरबराने लगा। आया सेठ जी। संभवतः कसारा की आवाज़ अर्ध निर्धावस्था में खेमा को सुनाई दी। ये रे खेमा। इस दिन का आदत हो गया था कि सोने के बाद भी कसारा उसे आवाज़ देता था, और उस दिन भी वह आया मेरे पास। तो उसको लगा निद्रा में भी कि वो मालिक जो है वो आवाज़ दे रहा है, इसलिए कसारा निद्रा में ही बोल रहा था। और कसारा इसलिए कसारा नहीं, खेमा निद्रा में ही बोल रहा था। कसारा जो होटल मालिक था और खेमा उस होटल में काम करता था, और उसको मैंने पढ़ाई के लिए लाया और वो पढ़ने लगा। और हमें खुशी हो रही है कि उसका ज़िंदगी बदल गया।